Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah. Dear and dear students, I am अख्तर अली खान और आज आपके सामने मैं एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ जो कि आपके केमिस्ट्री के पीएमसी सिलेबस से रिलेटेड एक टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टाइक्योमेट्री। और उसमें बेटा हमने पिछला लेक्चर जो है वो कवर किया था एटॉमिक मास एंड एमयू कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा ये रिलेटेड है मॉलिक्यूलर and empirical फार्मूला मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर बात करेंगे बेटा। और फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला और इस पर कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। बेटा सबसे पहली बात हम करते हैं अबाउट फार्मूले से रिलेटेड कि फार्मूला क्या होता है। अच्छा बेटा, फार्मूला हम कहते हैं कि द symbolic representation of an elements in a compound is called केमिकल फार्मूला। बेसिकली केमिस्ट्री में हम फार्मूला एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला। अच्छा बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं कि वाटर एक कंपाउंड है तो इस वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। ये फार्मूला मुझे ये बताता है कि वाटर में दो एलिमेंट्स है, यानी वाटर दो एलिमेंट से बना हुआ है। इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। और दोनों की अगर एटम्स को हम देखें तो दो एटम हाइड्रोजन के हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो मौजूद है। अच्छा बेटा, ये जो फार्मूला है केमिकल फार्मूला, इसको फिर कैटेगराइज किया गया है या इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू। एक को हम कहते हैं बेटा एम्पेरिकल फार्मूला और एक होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा बेटा, ये एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला याद रखिए, हम इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि द फार्मूला which show the simplest whole number ratio between atoms of different elements in a compound। किसी भी कंपाउंड में एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान में जब हम बेटा सिंपलेस्ट रेशो देखते हैं कि कम से कम एक एलिमेंट की जो एटम्स है उसका कितना नंबर जो है कंपाउंड में मौजूद है, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूं, मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर कि मेरे साथ एक कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लूकोज। अच्छा बेटा, ग्लूकोज का हमें पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, वो है C6H12NO6। मैं अगर इसमें एलिमेंट को देखूं तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन यहां पर कितने हैं? जो एक्चुअल नंबर है वो 6 है, यहां पर हाइड्रोजन 12 और यहां पर ऑक्सीजन 6। अच्छा बेटा, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 एंड 6 1 जार 6। तो इसका बेटा आएगा 1:2:1। यानी ये जो रेशो बन गई, इससे अगर मैं एलिमेंट को यहां पर बेटा मैं कार्बन हाइड्रोजन को लिख लूं तो फार्मूला इस तरह बनेगा CH2O।
तो CH2O is the empirical formula for glucose. This is empirical formula for glucose. अच्छा बेटा, मैं यहां पर नेक्स्ट लिख सकता हूं कि एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका नाम है बेंजीन। अच्छा बेटा, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6NH6। अच्छा बेटा, मैं कार्बन और हाइड्रोजन के रेशो को देखूं तो कार्बन हाइड्रोजन यहां पर 6:6 से है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 6 1 जार 6, 6 1 जार 6। तो बेटा यहां से क्या आएगा 1:1, यानी इसका जो फार्मूला बनेगा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला वो होगा CH। अच्छा बेटा यहां पर देखिए, मैं अगर नेक्स्ट आपको बताऊं कि मैंने कंपाउंड लिया है जो कि है ऑक्जेलिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, और इसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2NO4, C2H2NO4। अच्छा बेटा देखिए, मैं अगर यहां पर इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि HO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NOH। दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा बेटा, इसका अगर मैं आपको बताऊं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है C2H2NO4, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन यहां पर 4। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4। तो बेटा 1:1:2 आएगा। इससे जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो होगा CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, अब बेटा ऑक्जेलिक एसिड के अलावा मैं एक और कंपाउंड यहां पर लिख देता हूं जो कि है ब्यूटानोइक एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। इसके बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है C4H8NO2, C4H8NO2। अच्छा, मैं यहां पर बेटा अगर इसकी स्ट्रक्चर लिख लूं तो CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O and OH। दिस इज ब्यूटारिक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, मैं बेटा कार्बन हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन लिखता हूं तो यहां पर 4:8:2 इस तरह लिख सकता हूं। ये सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 2 2 2 जार 4 आएगा बेटा, और ये आएगा 2 4 जार 8 एंड 2 1 जार 2। तो यहां पर मैं इसका इस तरह लिख सकता हूं कि 2:4:1 इस तरह आएगा ना बेटा। अब मैं इसका फार्मूला इस तरह लिख सकता हूं कि जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा ऑक्जेलिक एसिड के लिए वो क्या होगा? शाबाश, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 एंड 2 1 जार 2। तो यहां पर आएगा बेटा इसका फार्मूला इस तरह लिख सकता हूं कि C2H4NO। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ऑक्जेलिक ब्यूटानोइक एसिड, सॉरी। अच्छा बेटा, ये हमने किस फार्मूले की बात की? ये हमने बात की एम्पिरिकल फार्मूले की, कि वो फार्मूला जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स की एटम्स के दरमियान में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को देखते हैं। द फार्मूला इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा बेटा, नेक्स्ट अगर आप यहां पर देख ले तो मैं लिखता हूं व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेकंड वन जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं इसका डिफिनेशन ये करता हूं कि वो फार्मूला जो मुझे किसी कंपाउंड में एलिमेंट की एटम्स का एक्चुअल रेशो बताता है, यानी द फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। देखिए मैं लिखूंगा कि द फार्मूला विच शो द टोटल और actual number of atoms of different elements in a compound
is known as molecular formula. अच्छा बेटा, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल कि मैंने आपको जैसा बताया कि ग्लूकोज ये एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये 3 एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, अब इस कार्बन कितने हैं इसमें? C6 है, H12 है और O6। तो बेटा एक बात नोट करें, ये जो नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल है इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। व्हाट? एटॉमिसिटी। यानी आपने एक टर्म पढ़ी थी एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। आपने एक टर्म पढ़ी थी एटॉमिसिटी। अब बेटा देखे, इस टर्म में आपने बताया था कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं आपको बताऊं H2 का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 3 है, इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। अच्छा बेटा मैं आपको बताऊं कि C6H12O6 की एटॉमिसिटी कितनी है? तो आपको होगी 12 प्लस 12 24। तो बेटा ये जो 24 है, दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। या मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ है C12H22 एंड O11। ये फॉर एग्जांपल डाइसैकराइड्स है, सक्रोज है, माल्टोज है या जो भी है। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो इसमें कितने नंबर है? 22 प्लस 12 34 और प्लस 11 तो 45। 45 जो है बेटा, ये देखिए 45 इसकी एटॉमिसिटी हुई। तो 45 क्या है? इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सक्रोज। तो वो फार्मूला जो मुझे किसी कंपाउंड में एटम्स का एक्चुअल नंबर बताएगा, उसी फार्मूला को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा बेटा एक रिलेशन हम यहां पर स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशन है? तो बेटा रिलेशन कुछ यूं है कि अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ये फाइंड आउट होता है इस फार्मूले से n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ये इक्वेशन आप याद रख ले, या ये जो मैंने आपको लिखा है स्टेटमेंट, ये आप याद रख ले कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा बेटा इसमें n क्या है? n बेटा मेरे साथ है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं बेटा, मेरे साथ एक कंपाउंड है एग्जाम्पल के तौर पर और वो है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का मुझे एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला, और वो क्या है? CH है। अच्छा इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का वो है 78 AMU। अच्छा तो मुझे यहां पर मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, एम्पिरिकल फार्मूला मुझे दिया गया है, तो मैं इससे n पहले मालूम करूंगा। तो बेटा n जो होगा वो क्या होगा? CH। तो पहले आप एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम करें, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा? CH का एम्पिरिकल फार्मूला मास बनेगा 12 AMU कार्बन का और 1 हाइड्रोजन, तो ये 13 AMU इज द एम्पिरिकल फार्मूला मास फॉर CH। अच्छा अब n को मैं मालूम करता हूं, तो n इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास 78 AMU डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, वो कितना है? 13 AMU है। तो ये MU के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा, 78 डिवाइड बाय 13, तो इससे जो n की वैल्यू आएगी वो होगी 6। तो बेटा n की वैल्यू क्या आई? 6 आई। अब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ग्लूकोज फाइंड आउट कर सकता हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ग्लूकोज इक्वल होगा n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो n कितना निकल आया है? 6 मल्टीप्लाई बाय CH। तो बेटा ये आएगा C6 ये मैंने बेंजीन का मालूम करना है, बेंजीन का, मुझे ग्लूकोज का नहीं, मुझे बेंजीन का यहां पर मालूम करना है, बेंजीन का, सॉरी फॉर दैट, ये बेंजीन का मैं मालूम करूंगा। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला मुझे दिया गया है CH, मॉलिक्यूलर मास जो है उसकी 78 MU है, और CH जो है बेटा वो मुझे 13 MU। तो बिल्कुल ये जो फार्मूला निकल आता है, दिस इज बेसिकली फॉर C6N H6, दिस इज द
मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट आप देख ले, नेक्स्ट मैं आपको चंद एग्जांपल और भी करता हूं। अच्छा बेटा देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल भी लिखता हूं कि यहां पर मुझे दिया गया है ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का इसका एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला, और वो क्या है, वो है CH2O। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हुआ। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना होता है, वो होता है 180 AMU। ये इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। मुझे एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास वो मैं यहां से निकाल सकता हूं, वो होगा कार्बन 12, हाइड्रोजन 14 और 16, तो ये आएगा बेटा 30 AMU, 30 AMU। अच्छा, अब मुझे निकालना है, यहां पर देखिए मैं n की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, तो वो मॉलिक्यूलर मास 180 AMU डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, वो यहां पर आया है 30 AMU। MU इसके साथ कैंसिल होगा, तो बेटा यहां पर याद रख ले कि 31 जार 30 एंड 36 जार 180, तो यहां पर n की वैल्यू जो है वो क्या आई बेटा, वो आई 6। अच्छा, अब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यहां से लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में फाइंड आउट करूंगा तो होगा n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा देखिए, n कितना आया है, उसकी वैल्यू आई है 6, और एम्पेरिकल फार्मूला कितना है बेटा, क्या है बेटा, CH2O है, तो ये होगा C6H12NO6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ग्लूकोज। अच्छा बेटा, अब यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चने की एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कंपाउंड, इसका एम्पेरिकल फार्मूला, और बेटा याद रख ले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कंपाउंड फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहां है वाटर, तो बेटा याद रख ले कि वाटर ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, H2O। यानी इसके लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो ही इसकी एम्पेरिकल है, यानी इसका खुद का एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते यहां पर कि हम ऐसा कहें कि यार यह चीज जो H2O है या HO इज द मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला फॉर वाटर, नो। अच्छा बेटा, इसके अलावा जो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला NaCl एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज आल्सो NaCl। अब ये जो फार्मूला है बेसिकली ये जो फार्मूला है बेटा, चूंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ये फार्मूला यूनिट है, लेकिन हम इसका फार्मूला जो है केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है। सिंपल हम कह सकते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, अब वो भी NaCl होगा। अच्छा बेटा, अगर हम बेंजीन का यहां पर कहे तो बेंजीन का फार्मूला होगा, एम्पेरिकल फार्मूला CH, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H6। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करूं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो वो होता है बेटा, उसका फार्मूला होगा HO, क्योंकि इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2NO2। अच्छा, इसके अलावा बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही, यानी मैं यहां पर लिखूंगा कि MgCl2, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला केमिकल फार्मूला यहां पर क्या होगा, वो भी MgCl2 होगा, याद रख ले। तो बेटा दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द सम कंपाउंड्स इन देयर मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूलाज। अच्छा, एक बात नोट करिए, मैं आपको यहां पर कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी समझाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, और वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स ये कि मैं यहां पर एक कंपाउंड लिखता हूं जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा बेटा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एक जेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, या ये एक जेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल है।
अब बेटा अगर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल या कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। और बेटा याद रख ले कि इसका हम जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बात नोट करें कि सिलिकॉन के लिए हम दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय या दे कैन बी एक्सप्रेस बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होते हैं बेटा याद रख ले ये जेन कोवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये जरा देखें, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में। तो यहां पर हम इसके लिए सिंपल एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते कि सिलिकॉन जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है। नो, इस तरह हम नहीं कहेंगे। देखिए ये जेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है और इस जेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल का या कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम सिंगल एक फार्मूला यहां पर नहीं लिख सकते। याद रखिए ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए हम कोई सिंगल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहेंगे, लेकिन हम इस एक चंक्स, इस एक जो है बेटा इस एक पॉइंट को, इसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये जो है बेटा दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और बहुत सारे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंबाइन होके एक जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर जो है वो बना देता है। ये दिस इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आमतौर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिंपल ही एम्पिरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इसकी एम्पिरिकल फार्मूला में। एक बात नोट करें, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके लिए लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला उन कंपाउंड के लिए लिखेंगे जो कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, यानी जो इंडिपेंडेंटली एक मॉलिक्यूलर H2O है तो वो H2O फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ग्लूकोज है तो वो कंप्लीटली C6H12NO6 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। या बेटा मैं H2SO4 आपको बताऊं तो H2SO4 मॉलिक्यूल जो है वो H2SO4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्म है। लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस SiO2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सारी जो मोनोमर्स है ये एक एक मोनोमर्स कंबाइन होकर एक जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसलिए हम इसको जो है बेटा याद रख ले, जेंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, हम इसको सिंपल SiO2 फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसी तरह जो बहुत सारे कंपाउंड है जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड हुआ, जैसे कि बेटा एल्यूमिनियम नाइट्राइड हुआ, या जो बोरान नाइट्राइड हुआ, तो दिस कंपाउंड कैन आल्सो एक्सप्रेस in their empirical formula। इसके लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखेंगे। अच्छा बेटा नेक्स्ट हम आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। अच्छा बेटा देखिए, अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, यानी हम एम्पिरिकल फार्मूले को किस तरह डिटरमिन करेंगे। याद रख ले बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला को हम डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टेप्स। इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज किए जाते हैं और इसमें से सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, वो क्या है बेटा कि वो है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, इसको मोल भी कहते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आर मोल ऑफ ईच एलिमेंट। जितने एलिमेंट हमें दी गई है हम उसका क्या मालूम करेंगे? ग्राम एटम यानी मोल मालूम करेंगे। अच्छा बेटा नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल मालूम हम करते हैं बाय, देखो बेटा वो हम मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास।
अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर बेटा सम टाइम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको दिया गया हुआ होता है एक क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको नोन होता है। अच्छा, अगर आपको परसेंटेज जो है वो किसी एलिमेंट का नोन नहीं है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वो अगर अननोन है, तो फिर हम उसको मालूम करेंगे कहां से? वो हम मालूम करेंगे बेटा बाय डिफरेंट मेथड्स। यहां पर देखिए, परसेंटेज को हम बेटा याद रख ले, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, इनको हम थ्योरेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, थ्योरेटिकली, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। अच्छा बेटा, थ्योरेटिकली किस तरह फाइंड आउट करेंगे? थ्योरेटिकली परसेंटेज को हम मालूम कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। थ्योरेटिकली हम इसको इस तरह मालूम कर सकते हैं। और बेटा एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज कंपोजिशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। अच्छा, जो डिफरेंट मेथड होते हैं उसमें क्या होता है बेटा? इसमें एक हम लेते हैं कंबस्चन एनालिसिस, कंबस्चन एनालिसिस। कंबस्चन एनालिसिस के अलावा बेटा यहां पर हम एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू भी हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एलिमेंटल एनालिसिस में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें एक होता है बेटा डोमास मेथड, जिस पर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को देखते हैं, या बेटा इसमें एक मेथड होता है लीबेग मेथड। लीबेग मेथड जो होता है, इस पर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को देखते हैं बेटा। और इसके अलावा जिल्दाल मेथड जो है, जिल्दाल मेथड, तो जिल्दाल मेथड इज आल्सो यूज फॉर द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अ कंपाउंड। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिसके जरिए हम परसेंटेज को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये हम तब करेंगे जब हमको परसेंटेज गिवन ना हो। अगर परसेंटेज हमें दिया गया है तो फिर हमें ये परसेंटेज को निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन कर देता हूं, जरा देखिए। हाँ, अब तीसरा स्टेप। ओके, तीसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप वन, सेकंड स्टेप सॉरी। स्टेप वन में हमने क्या किया कि हम फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल ऑफ ईच एलिमेंट, तो वो हम इस तरह से निकालेंगे। अच्छा बेटा, स्टेप सेकंड क्या होगा? शाबाश। स्टेप सेकंड क्या होता है? स्टेप सेकंड होता है कि आपने मोल रेशो निकालना होता है, मोल रेशो। अच्छा बेटा, मोल रेशो क्या होती है? यानी आपने यहां से मोल निकाले, अब इन सब मोल को आपने लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करने हैं। यहां पर देखो, डिवाइड each number of moles, each number of moles by smallest number of moles। आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स को निकालने। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं कि आपने एक कंपाउंड है, आपने ग्लूकोज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किन किन एलिमेंट से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपने इन सब की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट किए, इसके नंबर ऑफ मोल भी फाइंड आउट किए, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट किए। अब इसमें से जो भी लीस्ट नंबर ऑफ मोल आ गए, तो आपने उन सब को उस लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करने हैं। लीस्ट नंबर ऑफ मोल, लीस्ट नंबर ऑफ मोल, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जिसकी भी नंबर ऑफ मोल्स कम आ गई, तो इन सबको आपने उसी लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करने हैं। तो इससे क्या आएगा बेटा? इससे आएगी मोल रेशो। अच्छा बेटा, स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 यहां पर होगा, स्टेप थर्ड ये होगा
कि अगर आपके साथ मोल रेशो जो है वो होल नंबर में आ गई, एक मोल रेशो वो जो है बेटा वो सिंपलेस्ट होल नंबर में आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो होल नंबर में नहीं है, उसमें अगर कोई डेसिमल वैल्यू मौजूद है, यानी फॉर एग्जांपल मोल रेशो ऑफ कार्बन जो है वो कार्बन का 2 है, मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 3 और मोल रेशो ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 1.5 आ गई, तो फिर आप क्या करोगे? आप इस मोल रेशो को इस तरह से मैं लिख सकता हूं कि कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, ये 2 आया, ये 3 आया और ये आया बेटा 1.5। तो आपने इनको एक ऐसी सेटेबल नंबर से, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आपके साथ कन्वर्ट हो जाए होल सिंगल होल नंबर में, यानी ये डेसिमल पॉइंट जो है ये इससे मतलब खत्म हो जाए। मैं फॉर एग्जांपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 3 जार 6 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो बेटा इससे आएगा 3। तो मैंने इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जो आपके साथ ये डेसिमल वैल्यू है ये किसमें कन्वर्ट हो गई? सिंपल होल नंबर में। अच्छा बेटा, और स्टेप 4 आपने क्या करना है? स्टेप 4 जो आपके साथ ही मोल रेशो आ गई तो ये आपने पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ मोल रेशो इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट्स। ये आपने एलिमेंट्स की सबस्क्रिप्ट में लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि C6H12NO6, तो ये जो 6 है ये 12 है, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला है, तो एम्पिरिकल फार्मूला में इस तरह लिखूंगा कि बेटा CH2O यानी 1 कार्बन था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो जो मोल रेशो आता है आपने उसी फिर सबस्क्रिप्ट में जो है वो लिखना है। ये तो मैंने कंसीडर किया है, ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा है। अच्छा, इसके ऊपर आप हम एग्जांपल करते हैं तो एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन दिया गया है कि इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें 38.7% कार्बन, 9.7% हाइड्रोजन एंड 51.6% ऑक्सीजन, इट्स मोलर मास इज 62.1। कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फार्मूला। तो बेटा याद रख ले, पहले मैं यहाँ पर डेटा लिखूंगा कि डेटा में मुझे क्या क्या दिया गया है। अच्छा, मुझे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया है जो है 38.7%, मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है जो 9.7% है और मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है जो 60 कितना है बेटा 51.6% है। अच्छा, मुझे इसका मोलर मास, अच्छा बेटा अब देखिए, हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटेल में डिस्कस किया। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमिन करने का है और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो ये है बेटा बेसिकली कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथाइलिन ग्लाइकोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इट इज यूज, ग्लाइकोल इज यूज एज अ antifreeze in automobiles, अच्छा बेटा देखिए, एट हैज, इसमें आपको दिया गया है एट हैज 38.7% कार्बन, they have 9.7% हाइड्रोजन और बेटा देखिए इसमें होता है तकरीबन 51.6% ऑक्सीजन। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 61.1 AMU। आपको बता रहा है कि डिटरमिन
डिटरमिन इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। आपसे क्या मांगा है? इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो आपसे यहां पर मांगा है। इसका एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो आप मालूम करें। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे डेटा। तो डेटा में यहां पर मैं लिखूंगा कि परसेंटेज मुझे दी गई है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन का मुझे दिया गया है वो है 38.7%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मुझे दिया गया है वो है 99.7%। और बेटा हमें दिया है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो कि है 51.6%। और मालिकुलर मास भी हमें दिया गया है, मालिकुलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दिया गया है 61.1 AMU। अच्छा, हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड हमें है एम्पेरिकल फार्मूला। हमें एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो डिटरमिन करना है। तो अच्छा बेटा, अब यहां पर देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए या डिटरमिन करने के लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए। उसी स्टेप्स को यूज करके हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो देखिए, जब मैं बेटा सोल्यूशन में आता हूं तो सबसे पहले आपने मालूम करना था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल। तो मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ ग्राम एटम आर मोल, ये मैं फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल मैं फाइंड आउट करूंगा कार्बन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन वो बराबर होंगे, फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास। फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो परसेंटेज मुझे कार्बन का दिया गया है 38.7% है, डिवाइड बाय इसका जो मोलर मास होता है कार्बन का तो वो होता है 12। तो बेटा इससे आंसर आएगा 3.225 मोल। मेरे साथ ग्राम एटम या मोल जो है कार्बन के लिए कितनी आ गई? 3.225। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा वो परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास। परसेंटेज मुझे दिया गया है 9.7, डिवाइड बाय मोलर मास इसका होता है 1.008। तो बेटा इससे आंसर आएगा तकरीबन 9.6 मोल। तो इसकी जो ग्राम एटम या हाइड्रोजन का मोल या ग्राम एटम जो हमने फाइंड आउट की तो वो कितनी आ गई? 9.6 मोल। अच्छा, तीसरा में नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पर ऑक्सीजन ये मालूम करेंगे। तो इट शुड बी इक्वल टू, अच्छा इसका परसेंटेज कितना है? 51.6 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का होता है 16 मोलर मास। तो बेटा ये आएगा 3.225 मोल। अच्छा, मुझे मोल या ग्राम एटम फाइंड आउट हो गए। अब मैं इससे मजीद क्या निकाल सकता हूं? सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे कि अब हम सेकंड स्टेप में मालूम करेंगे मोल रेशो। अच्छा बेटा, मोल रेशो मैंने आपको बताया था कि जो आपके साथ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए, अब इसमें से लीस्ट नंबर ऑफ मोल को आप ले ले और उन पर ये ईच नंबर ऑफ मोल यानी टोटल नंबर ऑफ मोल जो आपको दी गई है कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, इन सब को अपनी लीस्ट नंबर ऑफ मोल पर डिवाइड करना है। इट शुड बी कॉल्ड मोल रेशो। देखो, मैं मोल रेशो को इस तरह निकालता हूं। मैं पहले मोल रेशो निकालूंगा कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए बेटा जब मैं निकालता हूं तो वो क्या होगा? वो होगा कि यहां पर 3.225 जो है, इन दोनों में से आप किसी को भी लीस्ट नंबर आप ले सकते हैं। तो कार्बन के लिए कितने होंगे बेटा? देखिए, कार्बन के लिए होगा कि मैं डिवाइड करूंगा 3.225 डिवाइड बाय 3.225, तो इससे आएगा 1। तो ये मोल रेशो 1 आया। अच्छा बेटा, जब मैं हाइड्रोजन के लिए लेता हूं तो हाइड्रोजन के लिए मैं लूंगा कि वो होगा 9.6 डिवाइड बाय 3.225। तो इससे तकरीबन आएगा बेटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन आएगा 3। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए मैं यहां पर निकाल लेता हूं। ऑक्सीजन के लिए मोल रेशो निकालूंगा तो आपने 9, ये कितना है बेटा? 3.225 है। तो 3.225 डिवाइड बाय 3.225, तो इससे भी 1 आएगा। यानी जो मोल रेशो मेरे साथ आ गई वो कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन की वो कितनी आई? कार्बन का आ गया मोल रेशो 1, हाइड्रोजन का 3 और इसका भी 1। तो बेटा ये जो मोल रेशो है, अब ये
सिंपल होल नंबर में है, मुझे इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें कोई भी वैल्यू, अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू जो है वो डेसिमल में होती तो फिर मैं इनको एक ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करता कि वो इनको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर देता, लेकिन यहां पर मुझे मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये मोल रेशो लूंगा और जो कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल उसका इंपेरिकल फार्मूला मालूम करूंगा। तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो देखो अब एलिमेंटल कंपोजिशन उसकी ये है, तो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन है 3 और यहाँ पर 1, तो 1 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखूंगा CH3O is the empirical formula for ethylene glycol. It is the empirical formula for ethylene glycol. अच्छा बेटा, अब मुझे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो जब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करूंगा तो बेटा वो तो बहुत आसान है। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है बेटा n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, n क्या है? n यहां पर मैंने बताया था कि वो होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका क्या है वो आपको यहां पर दिया गया है 62। यहां पर देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 62 है। एम्पेरिकल फार्मूला में आपसे निकाल सकता हूं, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3, तो 15 mu प्लस 16, तो ये 31 होगा कि नहीं होगा? तो मैं लिखूंगा कि 62 डिवाइडेड बाय 62 AMU डिवाइड बाय 31 AMU, तो बेटा इससे रिजल्ट आएगा 31 1 जार 31 एंड 32 2 जार 62। तो इससे जो बेटा n की वैल्यू आती है वो होती है 2। अच्छा, अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला, तो n यहां पर 2 है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH3O है, तो यहां पर 2 कार्बन तो C2 हो जाएगा, 2 3 जार 6, हाइड्रोजन 6 तो H6 हो जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन 2 तो O2, तो बेटा C2H6O2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल। और अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लू, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो बेटा स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक यूज करते हैं मोस्टली, लेकिन यहां पर हमें मालूम भी है कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा होता है CH2। इससे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि CH2 यहां पर OH और यहां पर OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल, या इट इज आल्सो कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल या डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और बेटा एक नाम इसे और भी दे सकते हैं, ये ईटा के लिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज आल्सो कॉल्ड विकडाइओल या विसिनल डाइओल। विसिनल डाइओल का मतलब ये है कि जब दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हो तो इसको कहा जाएगा विसिनल डाइओल। तो ये अगर आप देखें बिल्कुल पेस टू पेस कार्बन पर दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप लगे हैं तो इसको हम विसिनल डाइओल भी कह सकते हैं। तो बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, इट इज आल्सो कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड विसिनल डाइओल। तो ये एक क्वेश्चन था इथाइलिन ग्लाइकोल से रिलेटेड जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया। अब मैं एक और क्वेश्चन इस पे करता हूं, इसके बाद इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को निकाला, फिर हमने उनसे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो प्रेडिक्ट किया, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड आउट किया, और इसके ऊपर हमने स्ट्रक्चरल फार्मूले की भी कुछ ना कुछ बात की। अब मैं जो आपको क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो बेसिकली इसी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने की से रिलेटेड है, लेकिन कुछ मसला यहां पर ये है, थोड़ा बहुत मसला यहां पर यह होता है कि जब आपको परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दी हुई होती है थ्योरेटिकली, तो वो तो हम उसको डायरेक्टली उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर बेटा हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और परसेंटेज हमें नहीं दिया गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड की तरफ। यानी मैं ये बता रहा हूं कि मुझे अगर कोई कंपाउंड दिया गया है कि आप इसका क्या निकाल दो, एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। अब इंपेरिकल फार्मूला निकालने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं।
अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास। अगर परसेंटेज गिवन हो तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल, लेकिन बेटा अगर परसेंटेज हमें गिवन ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ मोल को किस तरह निकालेंगे? फिर बेटा हम जाएंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड की तरफ। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में मैंने आपको बताया था कि वहां पर दो तरीके मुख्तलिफ किस्म की एनालिसिस होती है, मुख्तलिफ किस्म की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको कंबस्शन एनालिसिस बताया था, एलिमेंटल एनालिसिस बताया था। एलिमेंटल एनालिसिस मैंने आपको डोमास मेथड, वहां पर मैंने जिल्दाल मेथड और इसके साथ साथ वीबेक मेथड भी बताया था। अच्छा बेटा यहां पर देखिए, मैं क्वेश्चन पहले आपको लिखता हूं, फिर हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम पहले फिर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि एस्पिरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एस्पिरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बेटा याद रख ले इसका मास मुझे दिया गया है, इट्स मास इज इट्स मास, यहां पर क्वेश्चन में इसका मास क्या है, इट्स मास इन ग्राम मुझे दिया गया है इज 0.003 ग्राम। अच्छा ये मुझे एस्पिरिन का मास दिया गया है। अच्छा ऑन कंबस्टन एट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम। जब हम इसका कंबस्टन करते हैं तो ये मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देता है और स्टीम देता है। अच्छा बेटा जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम कंबस्टन ऑफ एस्पिरिन, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.0066 ग्राम। ये क्या है, दिस इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मास ऑफ स्टीम का मुझे दिया गया है तो वो प्रोड्यूस होता है 0.0012 ग्राम। अच्छा मैं कंफर्म करता हूं कि ये 0.0012 ग्राम है कि नहीं, ये बिल्कुल 0.0012 ग्राम। अच्छा अब देखिए बेटा हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है कि आप ऐसा करें, रिक्वायर्ड द एम्पेरिकल फार्मूला फॉर एस्पिरिन। आप एस्पिरिन का क्या निकाल दे, एम्पेरिकल फार्मूला निकाल दे। तो बेटा एम्पेरिकल फार्मूले के लिए मैंने आपको स्टेप्स लिख के थे। अच्छा अब मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले यहां पर लिखता हूं कि स्टेप में आपने पहला निकालना है मोल, ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और या मुझे मोल यहां पर निकालने हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा बेटा, अब देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने लिखना क्या था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास। अच्छा अब यहां पर परसेंटेज तो मुझे दिया गया नहीं है, अगर परसेंटेज मुझे नहीं दिया गया है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं थ्योरेटिकली इसको फाइंड आउट कर सकता था, लेकिन अब मैं इसको बेटा थ्योरेटिकली किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो हम लिखेंगे कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अब यहां पर मुझे इस कंबस्टन एनालिसिस इसका परसेंटेज निकालना है। तो बेटा जब मैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को निकालूंगा तो मैं जाऊंगा कंबस्टन एनालिसिस की तरफ। अच्छा कंबस्टन एनालिसिस से जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो पहली बात तो ये याद रख ले कि जब हम परसेंटेज फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस निकालते हैं तो यहां पर अगर मैं फॉर एग्जांपल परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन ये बराबर होगा वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो मुझे यहां पर दिया गया है डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी मुझे दिया गया है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इन एलिमेंट, मास ऑफ कार्बन आपको पता है कि कितना है कार्बन डाइऑक्साइड में 12 है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो वो 44 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो मैं यहां पर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वो मुझे दिया गया है 0.003 ग्राम डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना है बेटा, शाबाश 0.0012 ग्राम
मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा इससे एग्जैक्टली आंसर आएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 60%। यानी मास ऑफ जो परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरे साथ निकल आया वो कितना है, 60% है। अच्छा, अगर बेटा मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को निकालना चाहूं तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहां पर हम लिखेंगे कि वेट ऑफ वाटर या स्टीम डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा बेटा ये आप कहोगे कि सर आप डायरेक्टली यहां पर लिख रहे हो, ये इंशाल्लाह जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री करोगे सेकंड ईयर की तो वहां पर कंबशन एनालिसिस में ये फार्मूला सर आपको डिटेल में फिर समझाएगा कि ये किस तरह हम पुट करते हैं। मेरा तो सिर्फ मकसद एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करना है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली फार्मूले पुट कर रहा हूं। अच्छा, वेट ऑफ H2 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट इन वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन का कितना मास होता है बेटा, 2 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर कितना है, वो 18 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा यहां से जो आपने क्या करना है, आपने यहां पर पुट करना है कि वेट ऑफ H2 कितना है, यहां पर मैंने मास जो है वो थोड़ा सा 0.003 है, ये है मास ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, यहां पर देखिए बेटा मैं वेट ऑफ H2 यहां पर लगा लेता हूं, तो वेट ऑफ H2 कितना है, वो है 0.0012 ग्राम, 0.0012 ग्राम डिवाइड बाय 0.003 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा इससे जो आंसर निकल आएगा, याद रख ले, वो कितना परसेंट होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आता है बेटा 4.48%, 4.48% होता है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, 2 एलिमेंट की हमने परसेंटेज फाइंड आउट की, अब हम परसेंटेज मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो वो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि बेटा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, वो है 60% प्लस हाइड्रोजन का 4.48%। तो बेटा देखो यहां पर मैं लिखूंगा कि 100 माइनस 60 प्लस, तो ये हो जाएगा 64.48%। तो बेटा ये आएगा 35.58% राउंड अबाउट, ये आता है 35.52%, 35.52%। दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी मिल गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी मिल गया और परसेंटेज ऑफ कार्बन भी मिल गया। अब हम यहां पर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले लिखूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो ये होगा परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास। परसेंटेज कितना है 60 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 12, तो 12 1 जार 12, 12 5 जार 60, तो यहां पर होगा जाएगा बेटा 5 मोल कार्बन की, 5 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या होगा बेटा, शाबाश, वो परसेंटेज 4.48 डिवाइड बाय इसका मोलर मास होता है 1.008 या 1 मानेंगे, तो ये आएगा 4.48 मोल। हाइड्रोजन के ग्राम एटम या मोल इतने निकल आए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो परसेंटेज 35.52 डिवाइड बाय 16, तो बेटा इससे तकरीबन आएगा 2.2 मोल। तो इसकी ग्राम एटम या मोल ये आए। अच्छा बेटा अब सेकंड में हम क्या करेंगे, मोल रेशो। तो मोल रेशो को अब जब हम निकालेंगे तो मोल रेशो आपने इन सबको लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड करने हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल ये है ऑक्सीजन के, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन को डिवाइड करूंगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन वो कितने हैं बेटा, वो है 5 डिवाइड बाय 2.2। तो बेटा इससे आएगा आंसर क्या, 5 को जब आप 2.2 फिर डिवाइड करोगे तो तकरीबन यहां से आंसर आएगा 5 डिवाइड बाय 2.2, तो ये 2.25 2.25। अच्छा रेशो, यहां पर मैं सिंप्लीफाई करता हूं उसको, पहले मैं रेशो लिखता हूं कि रेशो किसकी है,
कार्बन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन रेशो हाइड्रोजन और रेशो ऑक्सीजन, इन सब की मोल रेशो में इस तरह निकालता हूं। कार्बन का मैं पहले मोल रेशो निकालता हूं, तो मैं बेटा 5 डिवाइड बाय 2.2, 2.2, तो इससे आएगा बेटा 2.25। अच्छा बेटा रेशो, अब इसका आप डिवाइड करो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना है 4.48 डिवाइड बाय 2.2, तो 4.48 को 2.2 पर डिवाइड करोगे तो इससे बेटा 2.2 ही आएगा, तकरीबन तकरीबन इस तरह आएगा 2.2 यानी 2 आएगा बेसिकली 2। और यहां पर ऑक्सीजन का जब हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना है शाबाश 2.2 डिवाइड बाय 2.2, तो इसी बेटा आंसर आएगा 1। तो ये मेरे साथ मोल रेशो आ गई। अच्छा अब ये जो मोल रेशो है इसमें 2.25 डेसिमल में है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए बेटा मैं इसको अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। अच्छा मुझे ये वीडियो जो है ये पास करनी पड़ती है क्योंकि कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, और मैं बार बार जाके वहां पर जो मैंने आंसर निकाला होता है तो मैं इनको देख के दोबारा आपको बताता हूं, क्योंकि कैलकुलेटर है नहीं और न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे इस तरह रट्टा नहीं होते। अच्छा देखिए, तो मैं यहां पर अब लिखूंगा कि आपके साथ जो वैल्यू जो मोल रेशो आ गई, मोल रेशो कितनी आई बेटा शाबाश, मोल रेशो आ गई 2.25 रेशो 2:1। अच्छा अब ये मोल रेशो जो है ये डेसिमल में ये दिया गया है, तो बेटा मैं इसको ऐसे कौन सी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, यानी या ये डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाए। तो मैं 1 से नहीं कर सकता, 2 से भी नहीं कर सकता, 3 से भी, 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4.25, तो बेटा जब 4 को मैं 2.25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर देखिए इससे तकरीबन आंसर आएगा 9 के करीब। देखिए बेटा ये 9 और रेशो यहां पर 9 4 2 8 और 4 1 4, तो ये आपके साथ मोल रेशो आ गई सिंपल होल नंबर फॉर्म में। अच्छा अब बेटा मैं इसको स्क्रिप्ट में लिखता हूं, तो यहां पर है कार्बन, यहां पर है हाइड्रोजन और यहां पर है ऑक्सीजन। तो कार्बन कितनी हुई 9, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 4। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एस्पिरिन। ये आपके साथ एस्पिरिन का क्या हुआ बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अच्छा बेटा लेक्चर के दौरान मैं कुछ जगहों पर रुका हूं बार बार, ये मैं इसलिए कि कैलकुलेटर मेरे साथ अवेलेबल नहीं था और मैं बार बार उस वैल्यू की तरफ जा रहा था जो मैंने वहां पर फाइंड आउट की थी, तो इसके लिए मैं माजरत करता हूं। अगर लेक्चर में थोड़ी बहुत जो है वो कमी हो गई हो या पर किसी जगह पर मैं जो है वो गलत हो गया हो तो प्लीज आप जो है वो पॉइंट हाईलाइट कर दे, उसे ठीक कर दे, इतना मसला इसमें नहीं होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को जो है वो खुश रखे, अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब करे। और मेरी दुआ ये भी रहेगी कि जो इल्म आप सीख रहे हो ये आप अपनी या लोगों की फलाह के लिए यूज करो, और अल्लाह करे कि आप मुस्तकबिल में ऐसे डॉक्टर्स या प्रोफेसर या इंजीनियर बनो कि हमेशा के लिए लोगों के काम आओ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इस लेक्चर पर मैं नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह एमसीक्यूज अपलोड करूंगा, और एमसीक्यू जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास या जो एमयू कॉन्सेप्ट है उसके और इन टॉपिक के दोनों की कंबाइंड में एमसीक्यूज अपलोड करूंगा ईटा पीएमसी सिलेबस से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।